फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वापस लेके आया हूँ टॉप 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो कि आपकी सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अपन कुछ ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके बेसिक कंसेप्ट ज्योग्राफी के काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है और अगर आप अभी तक आप कॉम्पिटिटर नहीं बन पाए हैं तो फ्रेंड्स इन पैकेजेस को परचेज कीजिए जहां पे आपको मिल रहे हैं 300 से ज़्यादा वीडियोस। ओके, उनके अलावा यहां पे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, लाइव क्लासेस, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत शार्प करेगा। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना शेड्यूल है। तो जैसा कि आपको पता है आज ट्यूसडे है तो मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन से 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 करेक्ट होंगे और 1 गलत होगा। आपको गलत वाला पता करना है। पहला, वेस्टर्न घाट्स रिलेटिवली लोअर है नॉर्दर्न रीजन के अंदर, यानी कि अगर ऐसे वेस्टर्न घाट्स हैं तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका वो कैसे है, लोअर है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है अन्नामुदी इसके हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। तीसरा बोल रहा है कि ताप्ती रिवर है वो साउथ टू सतपुरा रेंजेस के साउथ में बहती है। और चौथा बोल रहा है कि नर्मदा और तापी रिवर क्या करती है, ओल्ड रिफ्ट वैलीज इनको कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, और मुझे लगता है फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ही आंसर जो हैं ये वाले तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो ए यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं है। ओके, लोअर वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो नॉर्दर्न रीजन में लोअर नहीं हायर हैं, इसीलिए ए आपका आंसर होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट गलत था। बाकी अन्नामुदीन तो हाईएस्ट पीक है ही। तापी रिवर साउथ में फ्लो करती है सतपुरा के, और नर्मदा और तापी दोनों को रिफ्ट रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सतपुरा रेंज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरे वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। ये सभी, ये जो मैप है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस मैप के अंदर आपको कम से कम दिमाग में ये सब होना चाहिए कि कहाँ पे छोटानगर प्लेट्यू है, कहाँ पे विध्यान रेंज है, कहाँ पे सतपुरा रेंज है। ओके, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी कहाँ पर है, कोरामंडल हिल्स कहाँ पर है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपके दिमाग में हमेशा के रहनी चाहिए। अरावली रेंजेस कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वेस्टर्न घाट्स की मैं बात करूँ, अगर पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट्स की, तो देखिए इनका दूसरा नाम क्या है, सहयाद्री। सहयाद्री इसका दूसरा नाम है। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट माउंटेन्स, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में पैरेलली चलती है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये यूनेस्को। और जो 8 हॉटस्पॉट्स हैं, ओके, जो 8 अगर अपन जिनके हॉटेस्ट हॉटस्पॉट की बात करते हैं दुनिया के अंदर, उसमें से एक भी है ये वेस्टर्न घाट्स। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है, एक इसका ग्रेट स्केपरमेंट भी इसका नाम है दूसरा, ESCARPMENT, स्केपरमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे टोटल बात की जाए तो 39 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे इसमें से मेजरली जो है वो केरला के अंदर है, फिर कर्नाटका में है। ओके, यहाँ की बॉर्डर देखिए गुजरात से स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट्स की, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर ऐसे रन करते करते बाकी स्टेट्स में तमिलनाडु तक ये पहुँचती है। ओके, और अगर इसकी पूरी लेंथ की बात की जाए तो नियर बाय 1600 किलोमीटर ये वेस्टर्न घाट्स पहुँचते हैं। अगर यहाँ के पीक की बात की जाए तो पीक मैंने आपको बताया था अन्नामुदी, जो कि केरला के अंदर है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो अन्नामुदी मैंने आपको सेकंड वाला पॉइंट बताया है, ये कहाँ पर है, केरला में। अक्सर ये पूछा जाता है। इसका एलिवेशन कितना है, 2695 मीटर इसका एलिवेशन है। ओके, और कौन कौन से स्टेट्स कवर हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सभी इसके अंदर कवर अप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नर्मदा के बारे में भी पूछा गया है, तो मैं आपको कुछ नर्मदा के बारे में बता देता हूँ। नर्मदा का जो दूसरा नाम है वो कौन सा नाम है, रेवा इसका दूसरा नाम है। कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में फ्लो करती है। 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि एंटायरली इंडिया में बहती है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा के।
इसीलिए ये सेंट्रल इंडिया में बहती है मेजरली, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है ये, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर ड्रेन होती है? गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, खंबात जो कि अरेबियन सी में, वहाँ पे जाके ये ड्रेन होती है। सोर्स की बात की जाए तो ये कहाँ से? सतपुरा रेंज से इसका सोर्स है। नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड है अमरकंटक में, अमरकंटक प्लेटू में, आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बता चुका हूँ अमरकंटक के बारे में, ठीक है। वहाँ पे इसका सोर्स है। और जो तापी रिवर है इसका सतपुरा रेंज के वहीं से सोर्स है, ठीक है। और कौन से स्टेट्स में नर्मदा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो करती है नर्मदा, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र का भी रोल है, थोड़ा सा पार्ट है जो कि महाराष्ट्र से होके गुजरता है इसका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र, गुजरात है ही ऑब्वियस, और एमपी है ही, तो ये तीनों स्टेट्स हैं जहाँ से होके निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अपन बात करें, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की, तो दोनों कहाँ पे? नीलगिरी पे जाके मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, ये देखिए नीलगिरी ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरियाज? तो यूनियन टेरिटरी का एरिया की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, लार्जेस्ट जानना, और सभी एरिया वाइज जानना भी यूनियन टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जाए स्मॉलेस्ट की, तो मुझे पता है कि सबसे आसान क्वेश्चन है ये, जो कि लक्षद्वीप है। अगर लार्जेस्ट अंडमान और निकोबार है, यानी कि जो अपने दो लेफ्ट एंड राइट वाले जो आइलैंड्स हैं, दोनों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट और अंडमान निकोबार सबसे लार्जेस्ट। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे उसके बाद में देखिए चंडीगढ़ है, उसके बाद पौंडीचेरी है, तो मैं आपसे पूरा एरिया ही एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा मैंने आपको बताया? लक्षद्वीप बताया, 32 किलोमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ इसका एरिया है। उसके बाद दमन एंड दीहू, ठीक है, 112। चंडीगढ़ थर्ड नंबर पे चंडीगढ़ आता है। उसके बाद में दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद में पुडुचेरी, उसके बाद में दिल्ली जो कि एनसीटी है, उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो ये सारे ऑर्डर्स के साथ में देखिए 7 हो गए हैं यहाँ पे। ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे कैसे यूनियन टेरिटरी का साइज बढ़ रहा है। ओके, सबसे छोटा लक्षद्वीप, देन दीहू एंड दमन एंड दीहू, देन चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, पौडुचेरी, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, ये लार्जेस्ट है। तो इसी ऑर्डर से देखिए यहाँ पे थर्ड का आंसर है, ठीक है। चंडीगढ़ छोटा है पुडुचेरी से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द पालघट गैप सर्व इनलैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम। तो पालघट गैप के बारे में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पालघट गैप है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। भौरगढ़ गैप है, भौरगढ़ गैप भी एक, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे आज अपन। पालघट गैप किन दो के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, किन दो जगह के बीच में? मदुरई तिरुवनंतपुरम, चेन्नई कोची, पुणे मुंबई, या फिर बैंगलोर टू मैंगलोर। ओके, दूसरा नाम इसका पालाखट भी है, पालाखट गैप भी इसको कहते हैं, बालगढ़ से। क्या है ये? लो माउंटेन पासेस हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है, बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु टू द पालाघाट इन केरला। तो कोयम्बटूर तो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। और उसके बाद में पालाघाट कहाँ पर है? केरला के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका एवरेज एलिवेशन मेरे ख्याल से 140 मीटर के आसपास है, और 30 मीटर की ये कुल है, ये 30 किलोमीटर का इसका पूरी लेंथ है। ओके, नीलगिरी हिल्स के वहाँ द पास जो ये है वो कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स के वहाँ पे लोकेटेड है। नॉर्थ में इसके नीलगिरी हिल्स है, और साउथ में, ठीक है, इसके अन्नामलाई हिल्स है। और यहाँ पे एक रिवर भी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि आपसे भारत पूजा रिवर के बारे में पूछ लिया जाए, जो कि इस पालाघाट गैप के वहाँ से ही उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे NH-66 भी है, ठीक है, NH-66 जो हाईवे है, और जो कोयम्बटूर
शोरन रेलवे लाइन है जो कि जॉइन करती है केरला तमिलनाडु को, तो वो भी इस पास से होके गुजरता है। इसके अलावा एक बौरघाट भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बौरघाट गैप। ओके, ये भी क्या है, माउंटेन पैसेज है जो कि खंडाला महाराष्ट्र, यानी कि रेलवेज का तो कौन सा है, पलसदारी और खंडाला, और अगर रोडवेज की बात करें तो खोपोली और खंडाला, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। खंडाला का नाम तो बहुत वैसे बहुत फेमस है, आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये है आपका पालाघाट गैप, यहाँ से आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये शागटिंग गैप भी इंपॉर्टेंट है, ये भी केरला में है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे आपको मैच करनी है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ये आपको मैच करनी है। तो मेरे ख्याल से ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको पता होगा, डिखनौ के बारे में। कृष्णा की बात करें तो मूसी कृष्णा का है, ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा का कौन सी है, तावा नर्मदा की, और कावेरी भावानी की है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो है 4123, ब्रह्मपुत्रा डिखनौ, कृष्णा मूसी, नर्मदा तवा और कावेरी भवानी। तो ये चारों इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको पता ही होगा, एक सैंडविच है, वैली है जो कि सैंडविच है ईस्टर्न हिमालयाज और शिलांग प्लेटू के बीच में। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर अप कर रही है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। टोटल जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, 2900 किलोमीटर की है, जिसमें से इंडिया के अंदर है ना 900 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंग्सी ग्लेशियर से। कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और उसके बाद में इंडिया आती है। इसको ट्रैंक्सपो कहते हैं। ओके, और उसके बाद में तिब्बत आती है, फिर हिमालयाज के जॉर्ज से पास ऑन होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ओके, अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की मैं बात करता हूँ, लेफ्ट बैंक की बात कर लेता हूँ पहले मैं, आपको क्लियर आउट हो जाएगा। दिबांग है एक, लोहित है, ओके, धनसारी है, धनसिरी, उसके बाद में कोलोंग है। ये इसकी लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, पेपर में इसमें से कुछ भी आ सकता है। ओके, राइट बैंक की बात करें तो मनहास है एक, तिस्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिस्ता, और सुबनसिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी राइट बैंक है, सुबनसिरी रिवर, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है ब्रह्मपुत्रा से। अगर मैं कृष्णा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णा की कौन सी, तुंगभद्र रिवर। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इन वीडियोस के अंदर से मिलेंगे। ठीक है, तुंग रिवर जो है और भद्र रिवर है, वो दोनों मिलकर तुंगभद्रा रिवर बनाती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। कर्नाटका में फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अगर अपन इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो मैंने तुंगभद्रा तो आपको बता ही दिया, एक भीम है, इसके बाद में माला, प्रभा और साथ में घाट प्रभा। ये जो प्रभा वाली है दोनों ही कृष्णा से रिलेटेड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखिए कोयना है, उसके अलावा मूसी है। ठीक है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपको पता ही होगा, कृष्णा का जो ओरिजिनेशन है महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। ओके, और महाबलेश्वर को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे कई सारी होली रिवर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कृष्णा है, कोयना है, ओके, वीना है, वीना नाम की, इसके अलावा गायत्री है और सावित्री है। ये सभी इमर्ज होती है यहाँ से ही, महाबलेश्वर से, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। अगर अपन नर्मदा की बात करें, यहाँ पे देखिए नर्मदा भी था ऑप्शन के अंदर, तो नर्मदा की भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तवा तो आपको मैंने बताया, हेलोन है, बांजर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कावेरी की अगर अपन बात करें तो कावेरी का देखिए इंपॉर्टेंट, कई सारी कावेरी की इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ठीक है शिमशा हुई, मोयर है, हेमावती है, हेमावती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अकरावती है, काबिनी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसकी,
कावेरी की। ओके, तो और साथ में अमरावती भी आपको ध्यान रखना है, और अकरावती दोनों ही नर्मदा की है। तो ये चीज़ है जो कि माफ़ कीजिए दोनों ही किसकी है, कावेरी की है। ओके, ये सारे मैंने किसकी बताई है आपको, कावेरी के बारे में बताई है। ठीक है, अमरावती भी और साथ में अकरावती दोनों ही किसकी है, कावेरी की है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए यानी कि ऊपर की तरफ कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो कि ऊपर की तरफ फ्लो करती है, कोसी, घाघर, गंडक या फिर सोन। तो यहाँ पे 4 रिवर के आपके सामने नाम है, और देखिए इस मैप से आपको क्लियर आउट हो जाएगा सभी। देखिए गंडक, घाघर, कोसी ये सभी तो क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है। एक ही ऐसी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो सोन, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, ये कौन सी तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही है, गंगा में जाके मिल रही है। यहाँ पे देखिए बनास, ओके, बनास और पार्वती दोनों जाके चंबल में मिली, चंबल और बेटवा दोनों जाके यमुना में मिली, और बाद में यमुना जाके किस में मिली, गंगा में मिली। और यहाँ से यमुना इलाहाबाद, और यहाँ पे आगे जाके पटना की साइड में जाके कौन सी, सोन रिवर ने गंगा को क्या कर लिया, वहाँ पे उसको मैचअप कर लिया, और ये एकमात्र है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। ओके, तो इस मैप से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी क्लियर आउट हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जो सोन रिवर की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अमरकंटक से होती है। मैंने आपको बताया था नर्मदा वाला भी, अमरकंटक कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। ठीक है, नर्मदा का जो सोर्स है बहुत उसके पास में ही है उसके। ओके, और इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो रिहैंद। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, सोन, और सोन की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, रिहैंद। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और नाम याद कर सकते हैं वैसे आप, एक और मुझे नाम याद आ रहा है, वो है नॉर्थ कॉल। नॉर्थ कॉल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और नॉर्थ के आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एकमात्र यही है, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट है यहाँ पे, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट, द रिजर्वायर जीबी पंत सागर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो जीबी पंत सागर ये जो रिजर्वायर है ये किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले तो जानते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कौन थे। ओके, ये जो पर्सन थे ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कौन थे, भारत रत्न अवार्डी थे। भारत रत्न इन्हें मिला हुआ था, फॉर्मर सीएम थे किसके, यूपी के, और एक एक्टिविस्ट भी थे जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिन्होंने काफ़ी काम किया था। और ये लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है फ्रेंड, ठीक है, जो कि सोनभद्र के वहाँ पे लोकेटेड है, जो कि प्राइड है उत्तर प्रदेश की। अगर रिवर की बात करें तो 784 किलोमीटर रिवर है ये वाली जिसकी अपन बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है डी, रिहैंद। देखिए रिहैंद डैम भी बना हुआ है रिहैंद रिवर के ऊपर, और वहाँ पर रिजर्वायर बना हुआ है जेबी पंत। हमेशा फ्रेंड्स आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है, एक रिवर के ऊपर कौन सी रिवर है जिसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, और उसके आगे कौन सा रिजर्वायर बना हुआ है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तीनों ही इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रिहैंद किसकी ट्रिब्यूटरी, सोन की ट्रिब्यूटरी, सोन किसकी, गंगा की। तो ये रिहैंद रिवर थी, रिहैंद रिवर के ऊपर रिहैंद डैम बनाया गया, और डैम के आगे जो रिजर्वायर बनाया गया उसका नाम वल्लभ पंत है, ठीक है। ग्रेविटी डैम है पिंपरी के अंदर है, पिपरी के अंदर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। बॉर्डर पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश और यूपी के वहाँ पे। और जो रिहैंद रिवर है जो कि मैंने आपको बताया सन की ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, और जो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सन है, ठीक है। और इसके पानी आपको बिहार और काफ़ी स्टेट से आसपास के जो कि काम में लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 4 ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स हैं, जिनके मैंने आपके सामने नाम प्लेस करे हैं, क्योंकि मुझे आपको याद करवाने ही करवाने हैं, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताइए आप कि कौन से इन चारों नदियों में से ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये गोदावरी की हैं, कावेरी की हैं या फिर कृष्णा रिवर की हैं। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी, मैंने उन सभी रिवर्स के डिस्कस की थी, साथ में मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कावेरी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे यहाँ पे डिस्कस की थी कई सारी ट्रिब्यूटरीज, ये देखिए। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, उसके बाद में मैंने आपसे कावेरी, इन सभी की
ठीक है, नर्मदा, इन सभी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी। तो उम्मीद है कि ये जो चारों नाम हैं ये आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मरीन सेंचुरी इन इंडिया विद इन इट्स अबाउंड कोरल रीफ, मॉल्यूसेस, डॉल्फिन्स, टॉर्टाइज एंड वेरियस काइंड ऑफ सी बर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो आपको बताना है पहली मरीन सेंचुरी जो है वो इंडिया में कहाँ पे एस्टैब्लिश करी गई है। सुंदरबन है, चिलिका है, ओके, रन ऑफ कच्छ है यानी कि जो गल्फ ऑफ कच्छ है, या फिर लक्षद्वीप है। तो ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और आपको कुल मिला के कुल याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट मरीन अपनी जो सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो सी सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, कई जगह आपको जो ऑप्शन है वो चिलिका भी मिलेगा। ठीक है, चिल्का, ये भी चिल्का भी आपको मिलेगा, लेकिन ये गलत है। गल्फ ऑफ जो कच्छ है ये यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर अपन बात करें सबसे पहले तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ पर है, तो सबसे पहले जामनगर, आपने गुजरात में नाम सुना होगा। ठीक है, जामनगर के वहाँ पर सिचुएटेड है। फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क था ये इंडिया का, जहाँ पे 42 आइलैंड्स छोटे छोटे थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था। ओके, जो जामनगर की कोस्टल है एरिया है वहाँ के ऊपर 1980 के अंदर जो टोटल एरिया 270 किलोमीटर स्क्वायर का, कहाँ से, ओखरा से लेकर जोधिया, ओखरा से लेकर जोधिया एरिया को डिक्लेयर किया गया क्या, मरीन सेंचुरी। और उसके बाद में लेटर 1982 के अंदर, ठीक है, जो इसका 110 किलोमीटर का और एरिया था उसके अंदर और मिला के उसको मरीन नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि आपको पता होगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है बहुत, अंडमान निकोबार के अंदर है। ठीक है, एक और बात करें तो गहीरमथा है, गहीरमथ। ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, जो कि जो ऑलिव रिडले जो सी टर्टल्स हैं उनके लिए बहुत फेमस है। तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कहाँ पे हो सकता है, ये तमिलनाडु के अंदर है। चौथे की बात करें तो एक मलवन मैरीन सेंचुरी भी है, मलवन, ये भी पेपर में आप में पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है ये। ओके, मलवन तुलका एक सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कोंकण रीजन के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे है ये। ओके, तो ये चारों उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा है मरीन नेशनल पार्क है, और साथ में फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नेशनल पार्क वॉज प्रीवियसली नोन एज द हेले नेशनल पार्क। तो कौन से नेशनल पार्क का नाम पहले कौन सा हेले नेशनल पार्क रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है कि फ्रेंड्स कई लोगों को इसका आंसर पता होगा। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, ओके, उसका नाम था पहले प्रीवियसली हेले नेशनल पार्क। सबसे पहले जानिए फ्रेंड्स, नेशनल पार्क कौन सा एरिया होता है। ठीक है, नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो कि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ पे रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ एरिया को। ठीक है, डेवलपमेंटल काम करना, फॉरेस्ट्री, पाउंचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, ये सभी इस एरिया के अंदर परमिट नहीं होता है। ओके, यहाँ तक कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, और एक वेल मार्क्ड होते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं ये नेशनल पार्क वाले एरिया। ओके, अगर इंडिया की बात किया जाए तो ICUN के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की जाए तो 1936 के अंदर, ओके, सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में ओपन किया गया हेले नेशनल पार्क, जिसको बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जाना गया। उत्तराखंड के अंदर है ये। 1970 के अंदर, ठीक है, इंडिया के पास में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन उसके बाद में 1972 के अंदर जब अपन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, अपन ने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए, तो उसके बाद में अपन ने कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी काम किया और कई सारे इंक्रीज कर दिए। 2015 तक की बात करूं अगर मैं, तो अपने पास 103 नेशनल पार्क अभी राइट नाउ अवेलेबल है, और इसको आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है। और राइट नाउ कितना टोटल एरिया का 1.23% है, जो कि टोटल सरफेस एरिया का अपने इंडिया का नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट अपने सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, बंगाल टाइगर को। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहाँ पे है ये। और जो जिम कॉर्बेट एक पर्सन थे जिनका काफ़ी मेजर रोल था, ओके, और
किसको, इनको कंजर्वेशन को लेकर, इसीलिए उनके नाम के ऊपर ये रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर सब हिमालय बेल्ट है, ये इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। ओके, एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है ये। यहाँ पे अगर बात की जाए जिम कॉर्बेट की, तो 488 डिफरेंट स्पीशीज़ आपको प्लांट के और फ्यूना के देखने को मिलेंगे। डाइवर्स वैरायटी दिखेगी फ्यूना की आपको। टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत बड़ा बन चुका है ये, इसीलिए देखिए 70,000 विजिटर यहाँ पे लास्ट ईयर आए थे। ठीक है, और टूरिज्म सिर्फ एक जो सेलेक्टेड एरिया होता है जिम कॉर्बेट रिजर्व का, वहीं पर ही अवेलेबल होता है। ठीक है, ताकि आप अच्छे लैंडस्केप देख सको, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देख सको। ओके, देखते हैं आज का लास्ट सवाल। जो लोअर गंगेटिक प्लेन है वो कि काफ़ी वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ पे कौन सा क्रॉप सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, फॉलोइंग, इसको अपन लिख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट सुटेबल क्रॉप पूछा है मैंने, कौन से एरिया के लिए, लोअर गंगेटिक प्लेन के लिए। ठीक है, लोअर गंगेटिक प्लेन के लिए। और यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, पैडी एंड जूट, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, पैडी एंड जूट इंपॉर्टेंट क्यों, पैडी का मतलब क्या होता है, अपना राइस से रिलेट करते हैं अपन इसको, धान जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये रीजन क्यों इतना ज़्यादा पैडी और जूट को कल्टीवेट करता है, ये देखिए। अगर मैं जूट की प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये एरिया देखिए कितना ज़्यादा कल्टीवेशन की बात कर रहा है। जब अपन देखिए, सबसे पहले ये हायर गंगेटिक प्लेन है, उसके बाद ये वाला एरिया मिडिल गंगेटिक प्लेन है, और ये वाला कौन सा है, लोअर है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपसे लोअर गंगेटिक प्लेन के बारे में पूछा है कि जो लोअर गंगेटिक प्लेन है वहाँ पे कौन सा क्रॉप है जो किसका कल्टीवेशन होता है। तो देखिए प्रोडक्शन के अंदर आपको दिख ही रहा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बांग्लादेश भी एरिया में इसमें आ जाता है। तो ये वाला जो लोअर गंगेटिक प्लेन है, यहाँ पे जूट का कल्टीवेशन काफ़ी होता है। इंडिया में हाईएस्ट कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद आसाम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कई सारे एडजेसेंट एरिया, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ये सभी एरिया के अंदर लोअर गंगेटिक प्लेन्स के थोड़ा थोड़ा फीचर्स आते हैं। ठीक है, और आपको ये तीनों जूट की जो कल्टीवेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी है। जूट के अलावा पैडी, ये दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है आपके लिए बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा, कई सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।